हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करेंगे उड़ीसा सिविल सर्विसेज के लिए सेट नंबर 6 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। सो अभी मैं कुछ दिनों के लिए मतलब 1-2 दिन के लिए मैं घर पे आया हुआ हूँ। तो इसी कारण हमारी मॉर्निंग में क्लास नहीं हुई थी और कल सैटरडे भी आपको इस तरीके से विदाउट फेस क्लास मिलेगी और मंडे से अगेन मैं स्टूडियो से ही लाइव क्लास लूँगा। तो हम मंडे लाइव क्लास स्टूडियो में मिलेंगे, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्वेश्चन तो हमारे सेम ही रहेंगे, एक्सप्लेनेशन सेम रहेगी। तो इस क्लास को भी एंजॉय कीजिए और कल की क्लासेस भी आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो कर सकते हैं और ये है टेलीग्राम चैनल का लिंक। यहाँ पे आपको डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से आपको फॉलो करना है। यहाँ पे मेरे साथ 1,37,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। और इंस्टाग्राम के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं। द फर्स्ट इज़ द 10,000 MCQ कोर्स, जिसके अंदर हमने चैप्टर वाइज जो है प्रॉपर तरीके से MCQ डिस्कस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर वाइज MCQ तो है ही हैं और प्लस यहाँ पे आपके डिफेंस एग्जाम्स को फोकस करके, स्टेट PCS UPSC को फोकस करके और SSC फोकस करके जो है मैंने अलग से फोल्डर भी बनाए हैं। तो आप इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कोड लगाना है विपिन 10। दूसरा हमारा GS कोर्स है, जो हमारा पूरा का पूरा थियोरी कोर्स है। इसके अंदर ये वाला जो कोड है लगा के आप डिस्काउंट ले सकते हैं। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से कर सकते हैं। एक तो आप StudyIQ ऐप से कर सकते हैं, StudyIQ ऐप से, और एक आप वेबसाइट से कर सकते हैं studyiq.com। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा यहाँ पे होम पेज। यहाँ पे आपको दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको नजर आएगा 4थे नंबर के ऊपर। तो जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं परचेज कीजिए। अगर आपको GS थोड़ा बहुत भी आता है तो आप 10,000 MCQ कोर्स की तरफ जाइए। अगर आपको ABC भी नहीं पता GS की, तो आप GS कोर्स बाय डॉक्टर विपिन गोयल के साथ जाइए। तो चलते हैं जी, आज हम करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ डिस्कस। मार्केट इकोनॉमी इज वन। मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसका मतलब, मार्केट इकोनॉमी का मतलब मार्केट कंट्रोल कर रही है और मार्केट कंट्रोल होती है आपकी डिमांड और सप्लाई से। और मार्केट इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जहाँ पे आपका जो है सारे के सारे प्राइवेट प्लेयर काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। जब गवर्नमेंट इनका इंटरफेयर नहीं हो रहा तो मतलब क्या हो गया? लेजर फेयर का फिनोमिना हो गया। लेजर फेयर फिनोमिना, लेजर फेयर मैंने आपको बताया था कि लेजर फेयर का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता और ऐसी आपकी जो इकोनॉमी जहाँ पे लेजर फेयर का फिनोमिना, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए काम हो रहा है, और ऐसी इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी आपका अर्थव्यवस्था उसको बोला जाता है और उसी चीज़ को हम मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। सो दैट इज इट इज़ फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। आंसर इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करती है। जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है तो वेलफेयर करती है और ऐसी इकोनॉमी को हम सोशलिस्ट, आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आंसर इज बी। और एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दोनों कैपिटलिस्ट भी चलता है और प्लस सोशलिस्ट दोनों चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों का रूल चलता है। तो ऐसी इकोनॉमी को आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, जैसे कि आपकी इंडिया। इंडिया इज ए मिक्स्ड इकोनॉमी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिए, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वॉज। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके मेंबर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टोटल 389 मेंबर थे। 9 दिसंबर 1946 को ये आपकी असेंबली बैठी थी और टोटल 389 वर मेंबर। और एक बना कब था? आपका 26 नवंबर 1949 को ये पूरा का पूरा जो है हमारा संविधान बन गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो थे इसमें थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर BR अंबेडकर जी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। और 9 दिसंबर को मैंने आपको बताया और 26 नवंबर को कंप्लीट हुआ। इसका मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन इसको लगे। समझ आया? 11 सेशन हुए थे, 15 फीमेल थी, 165 दिन मीटिंग हुई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के टोटल 7 मेंबर थे, जिसमें से चेयरपर्सन कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अदर चेयरपर्सन कौन थे? वो थे आपके N गोपालास्वामी अयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, KM मुंशी। BL मित्तर को सब्सिट्यूट किया गया था माधवराव जी द्वारा। खैतान जी को सब्सिट्यूट किया था कृष्णमाचार्य जी द्वारा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6 ये लोग हो गए और साथ में आपके भीमराव अंबेडकर जी हो गए। और ये ड्राफ्टिंग कमेटी जो है आपकी बैठी कब थी? 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को जो है ड्राफ्टिंग कमेटी आपकी बनी थी और बैठी थी। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे नाम लिखा हुआ KM मुंशी जी। KM मुंशी वही पर्सन है जिन्होंने प्रियम्बल प्रस्तावना के लिए एक वर्ड यूज़ किया था। प्रियम्बल प्रस्तावना के लिए वर्ड यूज़ किया था कि दिस इज़ द होरोस्कोप ऑफ मॉडर्न इंडिया।
यानी कि हमारे मॉडर्न आधुनिक भारत का जो है भविष्य क्या है आपका, डेट इज़ प्रियम्बल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा प्रियम्बल से संबंधित ही, जो प्रियम्बल है आपका, प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? प्रियम्बल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, आत्मा किसने बोला था? तो वो थे आपके डेट इज़ ठाकुरदास भार्गवाचार्य, ठाकुरदास भार्गवा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन ऑफ 1946 वॉज लेड बाय। कैबिनेट मिशन जो है किसके द्वारा, कब, कहाँ पे बैठा? देखिए, यूके की गवर्नमेंट परेशान हो चुकी थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, ठीक है, लेकिन उस टाइम बहुत सारे प्रयास किए गए हमारा संविधान बनाने के लिए, सारे फेल हुए, हमने किसी चीज़ की बात नहीं मानी। तो क्लेमेंट एटली उसके जब ये कैबिनेट मिशन बैठा था, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर, क्लेमेंट एटली। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि कैबिनेट मिशन बनाओ, ठीक है, और पावर ट्रांसफ़र करो, किसको पावर ट्रांसफ़र करो? इंडिया को और इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स को, ताकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन डेडलॉक है वो खत्म हो जाए। और इस कैबिनेट मिशन के अंदर जो है 3 लोग बैठे थे। वो 3 लोग कौन थे? यहाँ पे लिखा हुआ है पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। अब बात ये है कि पैथिक लॉरेंस जो थे, पैथिक लॉरेंस ये इन्होंने लीड भी किया था और प्लस ये हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, यानी कि सचिव थे, राज्य के सचिव यही थे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर? ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है। आंसर इसमें क्या बनेगा आपका? सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ये कब आया था हमारे भारत में? 24 मार्च 1946 को आया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इंडिपेंडेंट भारत, आज़ाद भारत के लिए एक मशीनरी तैयार करना संविधान की, और इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि अंतरिम सरकार के लिए अरेंजमेंट्स करना, और आपका इंडिया की डिक्लेरेशन को अनाउंस करना, ये इनका जो है मेन ऑब्जेक्टिव था। और इसकी बातें हमने मानी। इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करी, सब चीज़ें ये हुई और इसके अकॉर्डिंग हमारा संविधान बना। माउंट फोर्ड कुछ भी नहीं है, माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन इज इंपॉर्टेंट। 3 जून का प्लान था इनका, 3 जून 1947, जिसे आप डिकी बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं, डिकी बर्ड प्लान। इन्होंने बोला था कि हम इंडिया को आज़ाद करेंगे 15 अगस्त 1947 को। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन। लॉर्ड लिंथिगो वो पर्सन है जिन्होंने अगस्त ऑफर दिया था, अगस्त ऑफर। और अगस्त ऑफर में बोला गया था 1940 में था, वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाए, सॉरी, इन्होंने बोला था कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन बना के देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के देंगे, लेकिन जीत के बाद। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वॉर एडवाइजरी काउंसिल्स के बारे में भी बात करी थी कि काउंसिल बनाएंगे और कैसे पावर ट्रांसफ़र करनी है, सब चीज़ें हम बताएंगे। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, हमने बातें नहीं मानी थी, क्लियर? अच्छा, एक चीज़ आपको और बताना है, एक क्वेश्चन आपको और पूछा जा सकता है कि अगर हमने पूछा कि हमारी बात कब हुई थी पहली बार, 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था एम एन रॉय जी ने, ये हमारे भारतीय हैं, इन्होंने दिया। 35 में आईएनसी ने बोला, 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बोला, लेकिन अंग्रेजों ने डिमांड एक्सेप्ट नहीं करी थी कि हाँ हम बना देंगे। अंग्रेजों ने 1940 में लॉर्ड लिंथिगो के अंतर्गत जो अगस्त ऑफर आया था, अगस्त ऑफर पहली ऐसी चीज़ थी जब उन्होंने बोला था कि हाँ हम संविधान बना देंगे आपका, हम हमारी बातें सुनने के लिए हाँ करी थी अंग्रेजों ने पहली बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन, पैथिक लॉरेंस। सोलर इक्लिप्स जो है कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है जी आपका इस टाइम पे, जब सन होता है, मून होता है और अर्थ होता है, दैट इज मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ये आता है, इस सिचुएशन बनती है, द मून इज बिटवीन द सन एंड द अर्थ, तब ये सिचुएशन देखने को मिलती है सोलर इक्लिप्स की। अब एक चीज़ देखिए जी, अगर आपकी फुल शैडो पड़ रही है, धरती के ऊपर फुल शैडो पड़ती है तो डेट इज कॉल्ड आपका अम्बरा। अगर पार्शियल शैडो पड़ रही है तो आपका पेनम्बरा उसको कहते हैं। और पार्शियल सोलर इक्लिप्स का मतलब अगेन आपका जो है पार्शियल शैडो, पेनम्बरा। सब याद रखना इसमें, पी फॉर पेनम्बरा, पी फॉर पार्शियल शैड। टोटल सोलर इक्लिप्स में पूरी शैडो पड़ेगी, डेट इज अम्बरा। अच्छा, एक चीज़ आपको और क्लियर होनी चाहिए, टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है तो आपको जो ये बाहर वाली लेयर है ना, यही दिखाई देती है, और बाहर वाली जो लेयर है ये वाली, टोटल सोलर इक्लिप्स में बाहर वाली लेयर दिखती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना। ठीक है, दैट लेयर इज कोरोना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सो यहाँ पे देखिए जी क्या बनेगा, व्हेन द मून इज इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, द सन इज बिटवीन द मून एंड अर्थ, जब सन मून और अर्थ के बीच में आ जाए तो क्या होता है? लूनर, यानी कि चंद्र ग्रहण लगता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सन की जो लाइट होती है वो धरती के ऊपर कितने टाइम में पहुँचती है? 498 सेकेंड में पहुँचती है, डेट इज़ 8 मिनट 18 सेकेंड में पहुँचती है। और अगर हम बात करें मून की लाइट, तो मून की लाइट पहुंचती है 1.3 सेकेंड में, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर की जलधारा
ठीक है, ये किस में कनेक्ट करती है? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है। पहले तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करते हैं, ये है स्पेन और मोरक्को में जुड़ रहा है, अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी में जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, पहले तो यहाँ पे बनेगा अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरेनियन सी, ये बनेगा आंसर, इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे है रेड सी और मेडिटेरेनियन सी, इसको जोड़ते हैं सुएज कैनाल, जो न्यूज़ में बहुत रही है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आपको पेपर में। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी के बीच में सुएज कैनाल है, दिखाऊंगा आपको पिक्चर में भी। रेड सी और अरेबियन सी ये जुड़ता है स्टेट ऑफ बैबल मंडेब, बैबल मंडेब के साथ ये जुड़ता है, इंपॉर्टेंट। मेडिटेरेनियन सी और ब्लैक सी ये जुड़ते हैं बॉस्फोरस स्टेट से, बोस्फोरस स्टेट से जुड़ते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्लियर। और ये जुड़ते हैं मरमरा सी और मरमरा सी, डार्डेनल स्टेट, इनसे जुड़ते हैं। सो मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है सुएज कैनाल, यहाँ पे ब्लॉक हुआ था शिप आपका, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी, जो अभी न्यूज़ में चल रहा था। ये है सुएज कैनाल, ये हो गया आपका स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ये हो गया आपका यहाँ पे रेड सी, और ये है बैबल मंडेब, और ये हो गया आपका अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन के थ्रू मिलती है ये, क्लियर। ये है स्टेट बैबल मंडेब वाला पार्ट। अब ये आ जाओ, यहाँ पे बॉस्फोरस स्टेट है, यहाँ पे ये जोड़ता है किसको? मेडिटेरेनियन सी और आपका ब्लैक सी को। मेडिटेरेनियन सी, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा और डार्डेनल्स के साथ जो है जुड़ता है, ये वाला पार्ट जुड़ता है आपका ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी को, बॉस्फोरस स्टेट, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डब्ल्यूबीसीज? डब्ल्यूबीसीज का मेन पर्पस क्या होता है? 3 सेल हैं आपके, आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और आपके प्लेटलेट्स हैं। इनमें न्यूक्लियस सिर्फ एक में होता है, डब्ल्यूबीसीज में होता है, बनते सारे बोन मैरो में होते हैं, अस्थि मज्जा में बनते हैं, और ख़त्म आपके स्प्लीन में होते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स का पर्पस क्या होता है? ये पर्पस होता है आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, एंटीबॉडी देना, और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना, जो है ये मेन पर्पस होता है। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। प्लाज्मा करता है न्यूट्रिएंट्स को कैरी एक जगह से दूसरी जगह तक। ऑक्सीजन कैरी करने का काम होता है आरबीसीज का, ठीक है, ये याद रखना। और प्लेटलेट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे जो होते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, रक्त का थक्का जमाने में आपको हेल्प करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में। एंड वन मोर पार्ट इज देयर, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, और केंद्रक अगर है तो वो टूटता है, माइटोसिस होती है जहाँ पे केंद्रक होगा। और अगर हम बात करें कि अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज, यानी कि डब्ल्यूबीसीज टूटती ही रहते हैं, अनकंट्रोल्ड डिवीजन चलती रहती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैंसर। कैंसर, समझ आया। और कैंसर की स्टडी इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, और कैंसर की जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? ऑन्कोजीन्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि डब्ल्यूबीसीज के अंदर जो न्यूक्लियस है वो टूटता है, कैंसर करता है। और वन मोर पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कि जब डब्ल्यूबीसीज टूटता है कैंसर कॉज करता है, और उस कैंसर को हम क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। और उस ब्लड कैंसर का जो नाम होता है उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। क्योंकि ये डब्ल्यूबीसीज के साथ संबंधित है, और डब्ल्यूबीसीज का नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। द लेयर वेयर द डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज एल्टीट्यूड इज टोटली एब्सेंट इन, यानी कि जैसे आपका टेम्परेचर कम होना, हाइट बढ़ी, टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये टोटली एब्सेंट कहाँ पे हो जाएगा? ये ऐसी चीज़ होगी ही नहीं। पहली बात तो जैसे हम हाइट में इंक्रीज़ करते हैं टेम्परेचर कम होता रहता है, वो कैसे? 1 किलोमीटर हाइट बढ़ने से 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है, या 165 मीटर हाइट बढ़ने से आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? आपका ट्रोपोपॉज और ट्रोपोस्फीयर में देखने को आपको मिलती है। लेकिन ये सारी चीज़ एब्सेंट कब हो जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में एब्सेंट हो जाती है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ट्रोपोस्फीयर वो शोमंडल, वो वाली जगह है जहाँ पे आपके सारे मौसम, क्लाउड, रेनफॉल, ये सारे फिनोमिना देखने को आपको मिलते हैं। आयनोस्फीयर, आयन मंडल जो होता है, ये आपका थर्मोस्फीयर जिसे हम क्या कहते हैं, और ये आपका हीट जोन है, ये हीट वाला पार्ट होता है, ठीक है, हीट होती है यहाँ पे। स्ट्रेटोस्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे आपका ओजोन लेयर है, क्लाउड वाला फिनोमिना देखने को मिलता नहीं है। और यहाँ पे जेट प्लेन्स चलते हैं आपके, जेट प्लेन्स वगैरह। मीजोस्फीयर वो वाला पार्ट होता है जो सबसे कोल्डेस्ट लेयर है आपके सोलर सिस्टम की। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। हिल स्टेशन में बॉइलिंग पॉइंट जो पानी का होता है वो क्या हो जाता है? देखिए बॉइलिंग पॉइंट जो होगा पानी का वो सी लेवल से कम हो जाता है, लेस देन द सी लेवल। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। रीज़न इज क्योंकि हिल स्टेशन के ऊपर जो आपका प्रेशर क्या होता है? लो प्रेशर होता है एट द हिल स्टेशन। लो प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा पानी का, और वो जल्दी गर्म करने लग जाएगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। और वैसे आपको पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
गांधी जी सत्याग्रह, इस वर्ड का मतलब क्या है? गांधी जी के वर्ड है सत्याग्रह, इस वर्ड का मतलब क्या है? देखिए, इस वर्ड का मतलब गांधी जी ने एक बोला था कि हाँ सत्याग्रह के ऊपर चलो, सच का सामना करो, सच के साथ दो और वायलेंस ना फैलाओ। तो डैट इज ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, ये है आपके गांधी जी के सत्याग्रह का मतलब। आंसर इज बी ऑप्शन। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर जो है, 1 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर जो है कितने लोग रह रहे हैं। तो डैट इज द नंबर ऑफ पर्सन लिव पर स्क्वायर किलोमीटर इज कॉल्ड आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, उसको कहते हैं। और हमारे इंडिया में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, एक होता है अर्बन एरिया। अर्बन एरिया की भी क्लासिफिकेशन होती है कि किस एरिया को हम अर्बन एरिया कहते हैं, जिसमें आपका 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में आते हैं, 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आते हैं, तो उसको हम अर्बन एरिया कहते हैं। उसके 75% जो लोग होंगे वहाँ के, तो 3/4 जाने के, उसमें क्या होंगे? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, एग्रीकल्चर ना करते होने चाहिए वो। और 5 जो है आपका 400 पर्स के, हाँ, और मिनिमम पॉपुलेशन आपकी 5000 की वहाँ पे चाहिए, तो उस एरिया को हम अर्बन एरिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री क्या है? व्हाट इज दिस? तो दिखाते हैं पहले दक्षिण गंगोत्री क्या है। ये है जी दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। सो व्हाट इज दिस? ये है क्या चीज़? ये है आपके रिसर्च स्टेशंस। कहाँ पे? अंटार्कटिक के अंदर। अंटार्कटिक जो है आपका, वहाँ पे हमारे क्या है? रिसर्च स्टेशन है, अनमैन्ड स्टेशन है, वहाँ पे कोई आदमी नहीं है और अनमैन्ड स्टेशन है, जो हमें अंटार्कटिक के बारे में पता करते रहते हैं और अंटार्कटिक के बारे में हमें जो है बताते रहते हैं कि कैसे आपका कंडीशन है वहाँ पे। एक है आपका आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन में भी आपका स्टेशन, आपका रिसर्च स्टेशन डेट इज़ हिमाद्री। हिमाद्री वहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। और अंटार्कटिक में 3 है, मैत्री, भारती और दक्षिण गंगोत्री। और ऐसा ही हमारा इंडिया में इसका सेंटर है एक, नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च, ये कहाँ पे है? पोलर ओशन रिसर्च का ये है आपका गोवा में। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा की कैपिटल है पणजी। और गोवा के अंदर एक आपका बर्ड है, बर्ड नेशनल पार्क है, डेट इज सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क। सलीम अली बर्ड नेशनल पार्क। और सलीम अली कौन है? हमारे बर्ड मैन ऑफ इंडिया, जिसे हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, क्योंकि स्टडी क्या कहते हैं हम? ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, ध्यान रखिए। आंसर इसमें आपका जो है अंटार्कटिक के अंदर दक्षिण गंगोत्री आपका रिसर्च स्टेशन है। जापान को हम लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहते हैं? क्योंकि जापान जो है आपका बिल्कुल ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री के ऊपर पड़ता है वर्ल्ड की, इसीलिए जापान बीइंग द वर्ल्ड ईस्ट मोस्ट कंट्री डेट हैज़ अर्लिएस्ट सनराइज, बिल्कुल यही देखने को आपको मिलेगा। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं, और एक होता है लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, मिडनाइट सन किसे कहते हैं हम? नॉर्वे को। नॉर्वे को कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। इन्फ्लेशन जो होती है एक सिचुएशन होती है करेक्टराइज्ड बाय मुद्रास्फीति। व्हाट इज दिस? इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब था किसी भी चीज़ के रेट को इंक्रीज कर दो। रेट इंक्रीज होना इसीलिए भी हो सकता है कि आपकी चीज़ें कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन इसमें हम डिपेंड करेंगे कि कैसे आपका ऑप्शन है, उसमें देखा जाएगा। टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये, कि जो गुड्स हैं, वस्तुएं हैं, वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत है, वो पीछे दौड़ रहे हैं उस चीज़ को लेने के लिए, तो ऑब्वियसली बात है आपका इन्फ्लेशन देखने को मार्केट में मिलेगा। टू फ्यू मनी नहीं, टू मैनी पीपल चेजिंग टू फ्यू गुड्स गलत। टू मच मनी बोले, कहेंगे बहुत ज़्यादा अधिक धन, धन है एक्चुअली जो पीछे दौड़ा रहा है आपको चीज़ों के लिए, वो धन ही है। अगर धन मार्केट में है तभी तो आप भाग रहे हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, कोई भी हो सकता है, पैसा जिसके पास है वो चीज़ लेगा ही लेगा। ऐसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को हमारे देश में कंट्रोल कौन करता है? एक तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसमें क्या करते हैं वो 2 उनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, दूसरा होता है आपका प्राइस स्टेबिलिटी, और हमारा दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास करना, ये इन्फ्लेशन का पार्ट होता है। और एक होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो क्या करता है टैक्स वगैरह को करता है कंट्रोल, टैक्स से करता है। टैक्स बढ़ा देगा, ऑब्वियसली बात है पैसा आपका टैक्स में चला जाएगा और आपका जो है चीज़ों की डिमांड नहीं करेंगे, जब टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा अगर आप डिमांड करोगे, तो इसीलिए लोग बंद कर देते हैं। और हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो टारगेट बोला है इन्फ्लेशन का, वो कितना है? 4 ± 2%, यानी कि 2 से 6% तक आपका टारगेट फिक्स है कि इतना होगा तो आपके देश के लिए अच्छा है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो नुकसानदायक है। आंसर इज ए ऑप्शन।
इनमें से ऐसा कौन सा पेपर है जो गांधी जी ने अपना साउथ अफ्रीका में रहते ही जो है वहाँ पे छापा था? दैट इज़ इंडियन ओपिनियन। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सारे गांधी जी द्वारा लिखे गए हैं भारत में, लेकिन इंडियन ओपिनियन ऐसा पेपर था जो साउथ अफ्रीका में लिखा गया था। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी कौन है? महादेव देसाई हैं। गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। और जो गांधी जी जो हैं ये हाफ नेकेड कहाँ पे हुए थे? जाने कि इसके बाद उन्होंने सिर्फ धोती पहनी थी, शर्ट नहीं पहनी थी। एंड दैट प्लेस वॉज मदुरई, मदुरई तमिलनाडु। मदुरई को हम क्या बोलते हैं? सिटी ऑफ फेस्टिवल बोला जाता है, सिटी ऑफ फेस्टिवल। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। मदुरई के अंदर जो है आपके संगम भी होती थी, आपके संगम एज जो आपने पढ़ा होगा आपने संगम एज में हिस्ट्री में, ठीक है, पहली और थर्ड हुई थी। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यंग इंडिया ओपिनियन जो है गांधी जी का साउथ अफ्रीका में आपका पेपर था जब वहाँ पे रहे थे। ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो 1665 में हुई थी उसका एम क्या था? देखिए ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1665 में हुई और ये राजपूत रूलर थे आपके जयसिंह, राजपूत रूलर जयसिंह। और जो है एक्चुअली राजपूत रूलर जयसिंह जो कमांडर थे कौन? मुगल एम्पायर के, मुगलों के क्या थे? ये कमांडर इन चीफ थे कौन? जयसिंह। और ये हुई थी मराठा शिवाजी महाराज के साथ जो है इनकी ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें शिवाजी को फोर्सफुली साइन करना पड़े था। और जो पुरंदर का ट्रीटी है, पुरंदर का जो किला है वो देना पड़ेगा आपको, जो है मुगलों को देना पड़ा। और इसी तरीके से ये आपका जो कॉज था, यही आपका जो है लड़ाई का रीज़न था। किसके बीच में? शिवाजी और आपके जो है बीजापुर के सुल्तान के बीच में ये आपका दिक्कत थी, क्योंकि बीजापुर का सुल्तान ही मेन पर्सन था जिसके कारण जो है आपका बीज बोए थे विवाद के। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। ये देखिए जी, ये ट्रीटी हुई थी। अगला देखिए। अच्छा, शिवाजी महाराज के बारे में मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। शिवाजी महाराज के टाइम पे 8 मंत्री थे जब इनके मंत्रालय था, 8 मंत्री, जिसे हम क्या कहते थे? अष्टप्रधान सरकार, अष्टप्रधान सरकार उसको कहा जाता था। 8 प्रधान, जिसमें मेन थे पेशवा। पेशवा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ पे 2 टैक्स लगते थे शिवाजी महाराज के टाइम पे। एक तो था चौथ। चौथ क्या होता था? जितना आपने प्रोड्यूस किया इसका 1/4 हिस्सा आप दे देंगे। और दूसरा जो था आपका वो था सरदेशमुखी। व्हाट इज सरदेशमुखी? सरदेशमुखी ये था कि जिसमें आपके हेरिडिटरी राइट्स हैं ज़मीन के, उसका 10% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जिनके पास हेरिडिटरी राइट होते हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए जी, मिलान करना है इसमें। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो है इसको हम नखलिस्तान, ओएसिस ऑफ सिंध, सिंध के अंदर उपजाऊ भूमि, इन नामों से भी जानते हैं, और माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे मेन फीचर क्या था? ग्रेट बाथ। ये सही है जी, चौथा पॉइंट बनेगा। हड़प्पा, हड़प्पा के अंदर स्टैचू ऑफ प्रीस्ट बोला जाता है था, लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता दूं स्टैचू ऑफ प्रीस्ट जो मेन था वो मोहनजोदारो के साथ ही संबंधित है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी प्रीस्ट का मिला है लेकिन इसका इतना प्रोमिनेंट नहीं था जो मोहनजोदारो वाला था। कालीबंगन की अगर हम बात करते हैं तो वो प्लो मार्क्स, हल के निशान मिले हैं, ये बनेगा तीसरा ऑप्शन। लोथल आपका पोर्ट सिटी है गुजरात के पास भोगवा रिवर के ऊपर, ये भी 2 ऑप्शन बनेगा। 4, 3, 1, 2 बनाएंगे इसका राइट आंसर। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। ध्यान रखिए, आप में से काफ़ी बच्चे मुझे मैसेज करके कहेंगे सर स्टैचू ऑफ प्रीस्ट हमें सिर्फ मोहनजोदारो से मिला है। बिल्कुल मोहनजोदारो से मिला है, प्रोमिनेंट वन जो है वो मोहनजोदारो से ही मिला है, तो इसलिए हम इसको टिक करेंगे ए ऑप्शन। अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते हैं जो है मोहनजोदारो आपका ग्रेट बाथ भी है, मोहनजोदारो में ही आपका स्टैचू ऑफ प्रीस्ट भी है। इनमें से जो फिश है वो कौन सी है? फिश इनमें से कौन सी है? फिश कल्चर को हम क्या कहते हैं? पीसी कल्चर। जो पालने को कहते हैं पीसी कल्चर। स्टडी को हम क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी फिशिस की स्टडी को कहते हैं। और फिशिस के लिए रेवोल्यूशन कौन आया था? ब्लू रेवोल्यूशन। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ब्लू रेवोल्यूशन। समझ आया? तब देखिए जी, जेलीफिश जो है ये क्या है? ये नाइडेरिया कैटेगरी में आती है। नाइडेरिया, नाइडेरिया कैटेगरी में, ये तो नहीं है। लॉबस्टर, बिल्कुल ये आर्थ्रोपॉड है। आर्थ्रोपॉड जो है आपका सबसे बड़ा फाइलम था एनिमल किंगडम में, सबसे बड़ा फाइलम जो है आर्थ्रोपॉड है। सैल्मन, बिल्कुल सैल्मन फिश है जी, आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। वेल की बात करते हैं तो वेल आपका मैमल है, वेल आपका मैमल है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विनेगर क्या होता है? विनेगर सिरका, जिसे हम क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसका केमिकल नेम इथेनोइक एसिड, और इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दिस इज द फॉर्मूला। और एक्चुअली होता क्या है? ये डाइल्यूटेड होता है एसिटिक एसिड। आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। अगर मैं फॉर्मिक एसिड की बात करता हूँ तो अकेला फॉर्मिक एसिड, इसको हम क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज मिथेनोइक एसिड, और मिथेनोइक एसिड और ये होता है रेड एंट्स में, चींटियों में।
सिटियों में देखने को मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं? व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन? खुले बाजार की प्रतिक्रियाएं। इसमें क्या होता है, ये आरबीआई के साथ संबंधित है, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारे संबंधित है। ओपन वर्ड कहीं पे भी आ जाए वहां पे होगा ट्रेड, ध्यान रखना। मार्केट वर्ड ओपन, ट्रेड, ओपन इकोनॉमी, ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब पैसे की जरूरत होती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर देती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ऐसे तो नहीं लोगों को करेगी, ये देगी इसको आरबीआई को। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे किसको दे देता है, बैंकों को, और बैंक किसके दे देते हैं, लोगों को। और ये जो है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी यहाँ से चली जाएगी और ये फिर बाद में बेचने को आएगी, ऐसे 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 चली जाएगी। तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल और परचेज हो रहा है। किसका सेल और परचेज हो रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी का। कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। तो आंसर इसमें क्या बनने वाला है? परचेज एंड सेल ऑफ द जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। रेड फोर्ट दिल्ली जो है ये किसने बनवाया था? रेड फोर्ट दिल्ली जो है ये किसने बनवाया था? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सो ये बनवाया था किसने? शाहजहां ने। आंसर इसमें क्या बनेगा? राइट आंसर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन शाहजहां। शाहजहां के टाइम को बोलते हैं द गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। इसके टाइम पे 2 फ्रेंच पर्सन थे यहाँ पे, बर्नियर और टवर्नियर यहाँ पे थे। शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन भी बनाया था, ठीक है। और पीकॉक थ्रोन जो है नादिर शाह उठा के ले गया था यहाँ से, नादिर शाह 1739 में। और शाहजहां ने जो है मोती मस्जिद भी बनवाई है। मोती मस्जिद कहाँ पे बनवाई थी? आगरा में। और शाहजहां ने जो है आपका लाल किला तो बनाया ही बनाया है, ठीक है, दिल्ली में। और प्लस आपका आगरा का ताजमहल भी इन्होंने बनाया है, मुमताज महल गुलबदन बेगम की याद में। औरंगज़ेब की बात करें, औरंगज़ेब ने आलमगीर का टाइटल लिया था जब अपने भाइयों को हराया था बैटल ऑफ समूग और बैटल ऑफ धर्मत के अंदर 1658 में। और इनको हम जो है जिंदा पीर के नाम से भी हम जानते हैं। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार इनके टाइम पे काम करते थे औरंगज़ेब के टाइम पे। औरंगज़ेब ने जो है मोती मस्जिद बनवाई है। मोती मस्जिद कहाँ पे? डैट इज़ इन द दिल्ली, ठीक है। और मोती मस्जिद एक लाहौर वाली भी है, मोती मस्जिद लाहौर वाली भी है, ठीक है। ये लाहौर वाली जो किसने बनाई थी? ये जहांगीर ने बनाई थी, जो पेंटर किंग हैं खुद। ब्रिटिश इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अकबर के टाइम पे, 1600 में आई थी, 1600 में आई थी। बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी अपनी, तुजुके बाबरी, जिसे हम क्या कहते हैं? बाबरनामा। तुजुके बाबरी और बाबरनामा। इसको पर्शियन भाषा में चेंज किया गया था, अब्दुल रहीम खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाना ने इसको जो है आपका चेंज किया था। अब्दुल रहीम खाना ने जो है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। और बाबर आया कहाँ से था? फरगना डिस्ट्रिक्ट से। और बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1526 में इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट। दौलत खान लोदी ने बुलाया था और राणा सांगा ने भी इनको सपोर्ट किया था। सपोर्ट मतलब कुछ इनके अगेंस्ट नहीं थे वो। तो बाबर जो हैं, बाबर को पहले दफनाया गया था कहाँ पे? डेट इज़ इन द आराम बाग कहाँ पे? आराम बाग में कहाँ पे? डेट इज़ इन द आगरा, हाँ आगरा के अंदर आराम बाग में। तब इसको बाद में इनकी बॉडी को निकाल के काबुल में दफनाया गया। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी सुबह कल 9 बजे मिलते हैं। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर डॉक्टर विपिन गोयल के नाम से यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे जो है मेरी क्लासेस PDF सब कुछ यहाँ पे मिलता है। और इंस्टाग्राम के आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे अभी हमने चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस किए। यहाँ पे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस किए, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में, सभी सब्जेक्ट्स को लेके, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ, साइंस वगैरह। और जो भी आपके ये क्वेश्चन तो करते हैं, प्लस यहाँ पे मैंने एग्ज़ाम को फोकस करके स्टेट PCS, डिफेंस एग्ज़ाम और आपका जो है SSC के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ यहाँ पे मैंने अलग से फोल्डर इसमें बनाए हैं। इसमें ये कोड डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। GS कोर्स VIP 500 डालेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आप इन कोर्सेज़ को परचेज़ कहाँ से कर सकते हैं? 2 जगह से। एक तो StudyIQ ऐप से कर सकते हैं, या फिर आप वेबसाइट से कर सकते हैं studyiq.com। जैसे आप इसको ओपन करते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा। होम पेज के साथ दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्स व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, 10,000 MCQ कोर्स आपको दिखेगा 3रे नंबर के ऊपर और GS कोर्स आपको दिखेगा 4थे नंबर के ऊपर। अगर आपको GS बिल्कुल भी नहीं आती तो आप GS कोर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको थोड़ी बहुत भी GS पता है तो आप 10,000 MCQ कोर्स की तरफ जाएंगे। और अगर आपका 3-4 महीने में कोई एग्जाम है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा 10,000 MCQ कोर्स पढ़ने के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।